This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से हैं। हमारे आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसमें दो टॉपिक्स हैं, बेसिकली प्रॉस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अपने आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉस्पेक्टस। आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रॉस्पेक्टस। तो पहले प्रॉस्पेक्टस का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना जरूरी है कि ये जो हमारा टॉपिक है प्रॉस्पेक्टस का, ये जिस कानून से लिया गया है वो है सिक्योरिटीज एक्ट 2015। वैसे आपको पता है कि जब से हमने कंपनी लॉ शुरू कर रखा है, द कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शंस और प्रोविजंस के तहत हम सारा कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। बस ये जो टॉपिक है ना प्रॉस्पेक्टस का, ये कंपनीज एक्ट के तहत नहीं है, बल्कि सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के मुताबिक है। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेफरेंस कोड किया गया है सिक्योरिटीज एक्ट 2015 का। तो अब ये जानने के बाद जरा प्रॉस्पेक्टस का मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी एक कंपनी को कैपिटल रेज करना हो और पब्लिक को वो इनवाइट करना चाहती है, वो कंपनी पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है कि आए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी की सिक्योरिटीज जो है वो परचेज करें। तो जब कोई पब्लिक कंपनी कंपनी को इनवाइट करना चाहती है अपनी सिक्योरिटीज की सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इस मकसद के लिए इस पब्लिक कंपनी की तरफ से जो कोई डॉक्यूमेंट इशू किया गया या कोई नोटिस इशू किया गया या कोई सर्कुलर या कोई मटेरियल या कोई एडवर्टाइजमेंट या ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट या पब्लिकेशन, इनमें से कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट जितने मैंने नाम बोले हैं, जो पब्लिक कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट करने के लिए इशू किया, तो उस डॉक्यूमेंट को प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। जी बताएं, ये समझ आ गया? ओके, तो देखें ना, इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो दरअसल ये जो प्रॉस्पेक्टस है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, और इसमें कंपनी की तरफ से लोगों को ये कहा जा रहा होता है कि जी आप मतलब अप्लाई करें कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। तो लोगों की तरफ से वो जो एप्लीकेशंस आती हैं वो दरअसल ऑफर्स कहलाती हैं कानून के मुताबिक। तो कंपनी की तरफ से लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप ऑफर्स दें कंपनी को। तो वो जो इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, अब ये सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आ गए, डिबेंचर्स भी आ गए, तो वो डॉक्यूमेंट या जो बाकी मैंने अल्फाज बोले हैं, एडवर्टाइजमेंट, ये पब्लिकेशन वगैरह, उसको हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। अच्छा, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में ये चीज शामिल नहीं है। वो देखिए आगे लिखा हुआ है, अदर देन डिपॉजिट्स इनवाइटेड बाय अ बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देखिए, ये जो बैंक हैं, ये भी तो लोगों को इनवाइट करते हैं कि अपने पैसे हमारे पास रखवाएं। बैंकों का भी तो यही काम है ना, वो लोगों को दावत दे रहे होते हैं, इनवाइट कर रहे होते हैं कि जी अपना अपना पैसा हमारे पास चुका है। आपने देखा होगा अखबारात में इश्तिहारात आ रहे होते हैं मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से, जिसमें कि उस बैंक के फीचर्स लिखे होते हैं कि जी एटीएम कार्ड फ्री है, चेक बुक फ्री है, फला फला फला, इस तरह करके लिखे होते हैं। तो वो भी तो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं बैंक भी, जिसमें कि लोगों को इन्वाइट कर रहे होते हैं कि जी अपने डिपॉजिट्स हमारे पास रखवाएं। तो वो डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस नहीं कहलाते। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को प्रॉस्पेक्टस नहीं कहलाते, इसीलिए यहाँ पे वजाहत कर दी गई है।
ओके हो गया जी। इसके बाद है पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस का एक मकसद तो लोगों को इनवाइट करना है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, ठीक है। और दूसरा मकसद जो है प्रोस्पेक्टस का वो है कि कंपनी जिन लोगों को इनवाइट कर रही है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, उन लोगों को कंपनी के बारे में मालूमात तो दी जाए ना। तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू। यानी कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी के कितने अरसे से काम कर रही है, क्या कारोबार कर रही है, डिविडेंड वगैरह की क्या सूरत हाल है। तो इस तरह की बहुत सी मालूमात प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है। मकसद ये है कि कंपनी जिन लोगों को दावत दे रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको कंपनी के बारे में मालूमात तो होनी चाहिए, ताकि उन्हें ये डिसीजन लेने में आसानी हो कि क्या वो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो ये है जी पर्पसेस ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसके बाद है टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी किस वक्त प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? तो इसका जवाब है कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जब चाहे जब मर्जी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी सिर्फ इस वक्त आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, इस वक्त नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखें ना, अगर कंपनी को आगाज में ही कैपिटल की जरूरत है और ये डिसाइड किया गया कि पब्लिक को इनवाइट करते हैं, तो कंपनी आगाज में प्रोस्पेक्ट इशू कर सकती है, जो कोई कानूनी तकाजे हमको पूरा करके। और अगर कंपनी शुरू में लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहती, बाद में कभी कैपिटल की जरूरत पड़ी और फैसला किया गया कि लोगों को इनवाइट करते हैं, तो फिर बाद में लोगों को इनवाइट करने के लिए प्रोस्पेक्टस आप इशू कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल टाइमिंग से मुतालिक नहीं है, ठीक है। बस एक चीज जहन में रखनी है कि जब कभी भी कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट करना है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, तो प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोस्पेक्टस है इसकी एग्जिस्टेंस एंड हो जाती है जब पर्पस फुलफिल हो जाता है। मतलब ये है कि जब ये जो मकसद था, यानी सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, जब ये अचीव हो गया तो प्रोस्पेक्टस की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। वो कहता है कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जैसा डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि ये वो दो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिनकी परमानेंस हैसियत है। ये दो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जब तक कंपनी का वजूद है तब तक ये डॉक्यूमेंट्स कायम रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोस्पेक्टस वैसा डॉक्यूमेंट नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस तो आर्जी होती है। जो ही ये अमल मुकम्मल हुआ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वाला, तो प्रोस्पेक्टस का वजूद भी खत्म हो जाता है। जी बता दें, बात समझ आ गई? अच्छा जी, इसके बाद है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं शुरू में, ताकि बेहतर अंदाज में आप ये समझ जाए। देखिए, अगर एक कंपनी को कोई 500 मिलियन रुपीस चाहिए थे, मतलब एस्टिमेट किया गया कि कोई 500 मिलियन रुपीस चाहिए, कोई एक नया प्रोजेक्ट लगाना था, कोई एक नई फैक्ट्री लगानी थी, उसके लिए 500 मिलियन रुपीस का एस्टिमेट किया गया। और ये भी डिसाइड किया गया कि ये हमने अवाम को इनवाइट करना है और अवाम से ये सब्सक्रिप्शन हम लेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे कि कंपनी में इन्वेस्ट करें। और ये भी फैसला किया गया कि ये 500 मिलियन रुपीस हमें इकट्ठा एक वक्त नहीं चाहिए, बल्कि 300 मिलियन एक दफा चाहिए, 200 मिलियन एक दफा चाहिए। तो जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी ना, जिसमें यह बताया जाएगा कि जी हमें चाहिए तो 500 मिलियन, लेकिन फिलहाल इस प्रोस्पेक्टस के जरिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप 300 मिलियन रुपीस के शेयर्स परचेज कर लें।
और इसी प्रोस्पेक्टस में ये भी बताया जाएगा कि जो रिमेनिंग 200 मिलियन रुपीस हैं उनके शेयर्स हम बाद में इशू करेंगे, तो वो बाद में लोग वो शेयर्स ले सकते हैं। तो इस प्रोस्पेक्टस को शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। यानी शेल्फ प्रोस्पेक्टस से मुराद वो सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है कि जिसमें मल्टीपल ऑफरिंग्स की जाए। जैसे कि एग्जांपल जो मैंने आपको दिए, ये जहन नशीन कर लिया आप अच्छी तरह कि 500 मिलियन रुपीस टोटल चाहिए, लेकिन 2 किस्तों में चाहिए। तो प्रोस्पेक्टस जब कंपनी इशू करे तो उसमें ये बता दे कि 1 साल के अंदर अंदर हमें ये 500 मिलियन रुपीस चाहिए विद इन 1 ईयर, ठीक है। और अभी जो हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं इसके नतीजे में 300 मिलियन रुपीस, और इसके बाद मतलब टाइम बताया जा सकता है कि 6 माह के बाद हम दोबारा जो रिमेनिंग 200 मिलियन रुपीस है उनको जनरेट करने के लिए फिर हम शेयर्स ऑफर करेंगे। तो इस प्रोस्पेक्टस को नाम दिया जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कि जिसमें इस अंदाज में पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा। अच्छा, अब सप्लीमेंट टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी कि 500 मिलियन रुपीस में से 300 मिलियन रुपीस पहले आपने जनरेट करने, और आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस में कहा हुआ है कि जो रिमेनिंग 200 मिलियन रुपीस हैं वो हम बाद में कलेक्ट करेंगे, उनके शेयर्स हम बाद में ऑफर करेंगे, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर। अब जब वो वक्त आ गया कि जो रिमेनिंग 200 मिलियन रुपीस है वो भी जनरेट करने हैं, और उसके लिए कंपनियां अब फिर प्रोस्पेक्टस शुरू कर रही है, तो इस प्रोस्पेक्टस को सप्लीमेंट टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस का नाम दिया जाता है। यानी शेल्फ प्रोस्पेक्टस में जो कहा गया था कि 500 में से रिमेनिंग 200 मिलियन शेयर्स के लिए बाद में हम प्रोस्पेक्टस शुरू कर लेंगे, तो बाद में जब प्रोस्पेक्टस शुरू की जाएगी तो उस प्रोस्पेक्टस को नाम दिया जाएगा सप्लीमेंट टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। जी बताएं, समझ आई? तो सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस इनवाइट्स द जनरल पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज अर्लियर ऑफर्ड। ओके हो गया जी? अच्छा, अब इस सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई अपडेटेड डिस्क्लोजर्स भी देने जरूरी है। मतलब पिछली दफा के प्रोस्पेक्टस लेके अब तक अगर कोई ऐसी बात है कि जिसका लोगों के इल्म में होना जरूरी है, तो ये अपडेटेड डिस्क्लोजर भी फिर इसमें शामिल किया जाएगा सप्लीमेंट टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस में। इसके बाद फाइलिंग विद रजिस्ट्रार बिफोर इशू। अब ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है कि प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन की डेट पे या उससे पहले रजिस्ट्रार को इसकी जो कॉपी है वो फाइल करना होती है, ठीक है जी। और जब तक ये कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को फाइल ना की जाए, कंपनी को इजाजत नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टस शुरू कर सके। और इस प्रोस्पेक्टस को साइंड होना चाहिए, और साइन करेगा कौन? बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर, ठीक है। ये प्रपोज्ड डायरेक्टर वाली नौबत भला कब आएगी? कि जब कंपनी बिल्कुल आगाज में इनिशियल स्टेज पे ही प्रोस्पेक्टस शो कर रही है। अच्छा, इसके बाद है कि अगर इस रिक्वायरमेंट की वायलेशन की गई, कॉन्ट्रवेंशन की गई, तो कंपनी और हर वो पर्सन के जो इस प्रोस्पेक्टस की इश्यूएंस में पार्टी था, इस अमल का जो बंदा भी हिस्सा था, वो फिर लायबल होगा पेनल्टी के लिए। और पेनल्टी कितनी होगी? लेवल 2 के मुताबिक, ठीक है जी। इसके बाद है जी रिस्क फैक्टर्स। देखें, प्रोस्पेक्टस में यकीनन कंपनी अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखेगी, जाहिर सी बात है लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो लॉ मना नहीं करता कि आप
लिखें, लेकिन हकायक लिखें, सच लिखें, कंपनी के बारे में जो भी मालूमात हो सच्ची हो। लेकिन हमारे यहाँ ये कस्टमरी है, मतलब ये जो अथॉरिटीज हैं लाइक कमीशन, रजिस्ट्रार, ये कंपनी से रिक्वायर करती हैं कि प्रोस्पेक्टस में अलहदा से एक रिस्क फैक्टर्स का पैराग्राफ भी लिखा हुआ होना चाहिए, या एक नहीं, एक से ज्यादा पैराग्राफ्स हो सकते हैं रिस्क फैक्टर्स की हेडिंग के तहत, जिसमें ये बताया जाए कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के ये रिस्की फैक्टर्स हैं। ठीक है, और जो प्रोस्पेक्टस के रीडर्स हैं उन्हें स्पेसिफिकली एडवाइस किया जाए कि जी आप ये रिस्क फैक्टर्स जरूर पढ़ें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले। इसके बाद रोल ऑफ अथॉरिटीज। अभी जैसे हमने पढ़ा कि कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को आपने जमा करवानी है, इसी तरह अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं कि कमीशन से भी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है प्रोस्पेक्टस की इशुएंस से पहले। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटीज हैं जिनसे कि अप्रूवल चाहिए प्रोस्पेक्टस की, तो इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि कंपनी को डिस्करेज करना है कि फलां से अप्रूवल, फलां से अप्रूवल, ऐसी बात हरगिज नहीं है। ये कंपनी के प्रमोटर्स को डिस्करेज करना मकसद नहीं है, बल्कि ये इसलिए ये अप्रूवल वगैरह, खास तौर पे कमीशन से अप्रूवल, ये इसलिए है कि मेक श्योर किया जा सके कि प्रोस्पेक्टस के अंदर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड की गई हो, ताकि जो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, मतलब मुमकिन मुतवक्के जो एक्सपेक्टेड शेयर होल्डर्स हैं, उन तक कंपनी के बारे में सही मालूमात पहुंचे। ठीक है, और एससीसीपी से प्रोस्पेक्टस की जो अप्रूवल ली जाती है, तो एससीसीपी रिव्यू करता है उस प्रोस्पेक्टस को। किस मकसद के लिए? वो देखता है क्या तमाम तर कानूनी तकाजे कंप्लाई किए गए, पूरे किए गए। इस मकसद के लिए कमीशन उसको रिव्यू करता है, और रिव्यू करके अगर कमीशन मुतमईन है तो ही जाके वो प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल देता है। और मकसद मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों के पैसों का मामला है। पांच लोग अपनी जमा पूंजी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि जनाब ये तो फ्रॉड कंपनी थी। तो इसलिए ये सख्त किस्म की रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद है ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे कि मैंने अभी पिछले पेज में ग्लव सिक्योरिटीज को एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि इसमें शेयर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं। तो अब देखते हैं जी कि कमीशन से अप्रूवल के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कमीशन से अप्रूवल हासिल करने के लिए प्रोस्पेक्टस की जो कॉपी है वो कमीशन को जमा करवानी पड़ती है। तो जब तक कमीशन से अप्रूवल ले ना ली जाए तब तक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती नहीं है। ठीक है, तो कमीशन की अप्रूवल जरूरी है, एक बात। दूसरी बात है कि इस प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या होंगे। तो कमीशन प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल से पहले जरा मेक श्योर करेगा कि इस प्रोस्पेक्टस में वो इंफॉर्मेशन और वो रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं, मौजूद हैं, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशंस, जो कि कमीशन ने खुद बनाए हैं। और कमीशन ने इस मकसद के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उनका नाम है पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस 2017। तो इन रेगुलेशंस के तहत जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर की गई है, जो जो रिपोर्ट्स रिक्वायर की गई हैं, वो इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स प्रोस्पेक्टस में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है वैलिडिटी ऑफ अप्रूवल। अगर कमीशन ने प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल दे दी तो ये अप्रूवल 60 डेज तक के पीरियड के लिए वैलिड है। इसका मतलब अब फिर इन 60 दिनों के अंदर अंदर कंपनी प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन कर दे, तो 60 दिन तक के पीरियड के लिए ये प्रोस्पेक्टस, ये
ये जो अप्रूवल है जो कमीशन से हासिल की गई, ये अप्रूवल वैलिड है फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। और ये 60 डेज स्टार्ट कहां से होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल। अच्छा, इसके बाद है कि जो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस है, अप्रूवल तो उसके भी लेनी है, तो वो अप्रूवल कितने पीरियड की हो सकती है? तो कहते हैं वो लॉन्गर पीरियड के लिए भी हो सकती है। कितना लॉन्गर पीरियड? जो कमीशन अप्रूव कर दे। ठीक है जी। तो फिर उतने पीरियड के अंदर अंदर प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करना होगी। अलबत्ता कमीशन को यह भी इख्तियार है कि वो टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये 60 डेज का टाइम पीरियड आपने पढ़ा ना, तो कमीशन के पास इख्तियार है कि वो 60 डेज के टाइम पीरियड में तौसी भी कर सकता है, एक्सटेंशन भी कर सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कमीशन को दरख्वास्त देना होगी और कमीशन को रीजंस बताना होगी जो वो अपने पास रिकॉर्ड करे कमीशन। ठीक है जी। जी बता दें, यहां तक समझ आ गया बच्चों? ओके। इसके बाद है नो लायबिलिटी ऑफ एसएससीबी। अब देखें, कमीशन से अप्रूव्ड प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू कर दिया और उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी कंपनी में, शेयर्स परचेज कर लिए। अब मिसाल के तौर पे बाद में कोई एक पर्सन ये कहता है कि जी मुझे तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके नुकसान हुआ है, ठीक है, तो मैं तो कमीशन के खिलाफ सूट फाइल करूंगा, लीगल एक्शन लूंगा डैमेजेस के लिए, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस कमीशन की अप्रूव की हुई थी। तो उसके ऊपर ये देखें एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया है कि कमीशन शैल नॉट बी लायबल टू एनी एक्शन इन डैमेजेस। ठीक है, तो कमीशन बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा, कोई डैमेजेस वगैरह आप कमीशन से क्लेम नहीं कर सकते, कमीशन के खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते। आगे चले जी। ऑफेंस का एक पॉइंट लिखा हुआ, ऑफेंस का मतलब होता है जुर्म। कहते हैं इस पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज के रिलेशन में किसी भी बंदे ने अगर कोई फॉल्स या फिक्टिशियस एप्लीकेशन दी, तो ये फॉल्स या फिक्टिशियस एप्लीकेशन देना ये एक जुर्म है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि एक्सेप्शन टू अप्रूवल रिक्वायरमेंट। आपको याद है अभी भी हमने पढ़ा कि प्रोस्पेक्टस की इश्यूएंस से पहले कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन वो जो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है वो इन केसेस में रिक्वायर्ड नहीं है, ये एक्सेप्शनल केसेस है। जिनमें सबसे पहला पॉइंट है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटीज ऑफर की है। नंबर 2, वो सिक्योरिटीज जो ऑफर की गई हैं वो प्राइवेट ऑफरिंग है। प्राइवेट ऑफरिंग का मतलब होता है कि अगर एक कंपनी पब्लिकली सिक्योरिटीज ऑफर नहीं कर रही, बल्कि जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उन्हीं के फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को कंपनी के शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं प्राइवेट ऑफरिंग्स। तो अगर प्राइवेट ऑफरिंग की जा रही है तो फिर इस सिलसिले में कमीशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि इशू ऑफ शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी टू द मेंबर्स ऑफ अ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी बाय वे ऑफ स्पेशल डिविडेंड। स्पेशल डिविडेंड का मतलब होता है कि कैश की बजाय किसी और फॉर्म में डिविडेंड देना। जैसे जितनी रकम डिविडेंड की बनती है एक शेयर होल्डर की, एक शेयर होल्डर के लिए, तो उतनी रकम के शेयर्स अगर उसको दे दिए जाएं तो इसे कहते हैं स्पेशल डिविडेंड। तो अगर एक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी है, उसके मेंबर्स को उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं एज डिविडेंड। ठीक है, तो इस मकसद के लिए भी कमीशन से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह वो सिक्योरिटीज जो कंपनी की तरफ से ऑफर की गई हैं वो कंपनी के ही मेंबर्स या एम्प्लॉयज को ऑफर की गई। ठीक है,
और फैमिलीज ऑफ सच मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज इनको ऑफर की गई है। तो इस केस में भी कमीशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। और इसी तरह जो सिक्योरिटीज हैं वो शेयर्स हैं एंड आर ऑफर्ड एज बोनस शेयर्स। किसको ऑफर किए गए वो बोनस शेयर्स? टू एनी और ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो ये वो पॉइंट्स हैं कि जिनमें कमीशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। जी बताएं, बात समझ आ गई जी? ओके। अच्छा, अब ये जरा पास्ट पेपर के सवाल हम करते हैं जी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पास्ट पेपर का सवाल है, तो ये भी डिस्कस करते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट 2015, no person shall make a public offer of securities unless the commission has approved the prospectus submitted by the issuer or offerer of the securities. Discuss the exceptions to the above provision of the Securities Act. एक सिंपल सा सवाल है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये जो अभी भी टॉपिक हमने पढ़ा, एक्सेप्शंस बतानी है कि कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें कमीशन से अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो देख लें, यही पॉइंट्स पढ़े थे हमने अभी। ठीक है जी बच्चों? ओके जी, आगे चलें। अप्रूवल, इशू, सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन। तो कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस पब्लिश नहीं कर सकती, सर्कुलेट नहीं कर सकती, इशू नहीं कर सकती। और प्रोस्पेक्टस में वो कहता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है, या सप्लीमेंट टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए ये रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? कि पहले कमीशन की अप्रूवल चाहिए। जब तक कमीशन अप्रूव कर नहीं देता तब तक कंपनी प्रोस्पेक्टस या शेल्फ प्रोस्पेक्टस या सप्लीमेंट टू शेल्फ प्रोस्पेक्टस पब्लिश भी नहीं कर सकती, सर्कुलेट भी नहीं कर सकती और इशू भी नहीं कर सकती। अच्छा, अब कमीशन से अप्रूवल हासिल करने के लिए करना क्या है? करना ये है कि प्रोस्पेक्टस की कॉपी कमीशन को सबमिट करवाई जाएगी। कब तक वो सबमिट हो जानी चाहिए कॉपी प्रोस्पेक्टस की कमीशन के पास? कहते हैं जो प्रपोज्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस है उससे कम से कम 21 दिन पहले। ठीक है, ओके हो गया जी? ओके, अब इसके ऊपर भी पास पेपर का एक सवाल पढ़ लेते हैं। ये पास पेपर का सवाल है, इसको देखते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ तनवीर लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इसने फैसला किया टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज and therefore intends to issue or publish a prospectus. So under the provisions of the Securities Act 2015, advise the directors about the time frame, ये है जी requirement, within which approval for the issuance of prospectus may be obtained and the time for which the prospectus may remain valid. दो बातें उसने पूछी हैं, ठीक है? अब आते हैं जवाब की तरफ। टाइम फ्रेम विद इन विच अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड। जी बताएं, पहले आप बताएं कितने टाइम कमीशन से अप्रूवल लेने के लिए, कब तक जो है वो कॉपी कमीशन के पास जमा हो जानी चाहिए? अभी अभी हमने पढ़ा
तो जो प्रपोज्ड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस है उससे कम से कम 21 दिन पहले, जी बिल्कुल, कम से कम 21 दिन पहले इसकी कॉपी जो है प्रॉस्पेक्टस की वो कमीशन के पास हमें सबमिट करवानी है, कमीशन से अप्रूवल हासिल करने के लिए। और जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि कितने पीरियड के लिए ये अप्रूवल वैलिड है, अगर कमीशन अप्रूवल दे देता है तो वो हमने पिछले पेज में पढ़ा था 60 days। However, this time period may be extended by the commission for reasons to be recorded। ठीक है जी, तो ये भी पास पेपर का सवाल था, थ्योरेटिकल सवाल था, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद है पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर्स। अच्छा, ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसकी अखबार में भी इसकी पब्लिकेशन जरूरी है, अखबार में भी इसको छपवाना जरूरी है। तो रूल ये है कि अगर एक कंपनी पाकिस्तान में पब्लिक ऑफर कर रही है, प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है, लोगों को इनवाइट करने जा रही है, तो जरूरी है कि ये प्रॉस्पेक्टस फुल टेक्स्ट में या एब्रिज्ड फॉर्म में। फुल टेक्स्ट का मतलब पूरी की पूरी प्रॉस्पेक्टस, और एब्रिज्ड फॉर्म का मतलब है ब्रीफ बट क्लियर। ठीक है, मतलब समराइज्ड फॉर्म में। तो फुल टेक्स्ट में या एब्रिज्ड फॉर्म में प्रॉस्पेक्टस कम से कम एक उर्दू और कम से कम एक अंग्रेजी डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश करवानी जरूरी है। और ये जो प्रॉस्पेक्टस है ये अखबार में कब जो है वो छपवाई जाए, तो उसके लिए ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि the prospectus shall not be published in the newspapers less than 7 days or more than 30 days before the commencement of the public subscription। अब पब्लिक सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन कैसे कहते हैं, तो इसका मैं पहले आपको समझा दूं। कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ये जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, ये कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है वो तारीख कि जिस तारीख से लोग बैंक्स में एप्लीकेशन जमा करवाना शुरू करेंगे शेयर्स परचेज करने के लिए, सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए। तो जिस तारीख से ये एप्लीकेशन जमा होना शुरू होगी उस तारीख को कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो जो कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट है उससे जो पहले के 7 दिन है, उन दिनों के दौरान भी प्रॉस्पेक्टस न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हो सकती। और जो कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट है उससे पहले के 30 दिन से पहले भी अखबार में ये प्रॉस्पेक्टस पब्लिश नहीं हो सकती। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखे लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे ये 31 जो है 31 जुलाई, ये है कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट। यानी डिसाइड किया गया कि 31 जुलाई कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट है। इस तारीख से लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो बैंकों में दरख्वास्तें जमा करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है अब इससे जो पिछले 7 दिन है, मतलब 24 से लेकर 30 तारीख तक, ये 7 दिन बनते हैं। इन 7 दिनों में भी न्यूज़पेपर में प्रॉस्पेक्टस पब्लिश नहीं की जा सकती। और इससे पहले के 30 दिन देखें वो यहाँ बनते हैं यकम से लेकर 30, यकम से ये 30 तक। तो इस यकम से पहले ये फिर पिछला महीना आ जाएगा, यानी 30 जून, तो 30 जून, 29 जून, 28 जून, इन डेट्स में भी, यानी इस यकम से पहले भी न्यूज़पेपर में प्रॉस्पेक्टस की पब्लिकेशन नहीं की जाएगी। उसकी रीजन ये है कि ये जो 7 दिन है ये तो बहुत थोड़े हैं। मतलब अगर 30 तारीख को आप अखबार में प्रॉस्पेक्टस छापें और ये कहें कि 31 से जी पब्लिक सब्सक्रिप्शन कमेंस हो रही है, तो ये तो बिल्कुल एक मुनासिब ही नहीं है, बहुत थोड़ा टाइम पीरियड है। ठीक है, और इसी तरह अगर यकम से पहले अगर आप अखबार में तो ये बहुत ही पहले आपने छाप दिया, बहुत ही पहले, लोग तो भूल भाल जाएंगे। तो इसलिए नॉट लेस देन 7 days, ये मैंने क्रॉस किया हुआ है, नॉट मोर देन 30 days,
ठीक है, तो इसका मतलब फिर अवेलेबल पीरियड कौन सा बचा कि जिस पीरियड में आप न्यूज़पेपर में प्रॉस्पेक्टस पब्लिश कर सकते हैं। अब आप लोग बताएं, गैस करें जरा, किस तारीख से किस तारीख तक का पीरियड अवेलेबल है कि जिस पीरियड के दौरान प्रॉस्पेक्टस की पब्लिकेशन न्यूज़पेपर्स में की जा सकती है। जी, यकम से लेके 23 तक। ठीक है, ये देखें, ये यकम से लेके 23 किसी भी डेट को आप प्रॉस्पेक्टस की पब्लिकेशन न्यूज़पेपर में कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये चीज जी बता दें, आप समझ आ गया। ओके, तो इसको एक तो देखिए मैंने एग्जांपल आपको खुद दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह एक ये पास पेपर का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, डीओ लिमिटेड, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने खुद एग्जांपल दी है डेट्स की, ये डेट्स के जरिए समझाया है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के तौर पे मैं सवाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। और ये पास पेपर का सवाल है। अच्छा, इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपीज ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस की कॉपीज जो हैं वो सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब मुनासिब, ये नहीं कि बस एक दो कॉपीज, सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज जो है प्रॉस्पेक्टस की, जो कि कमीशन से अप्रूव भी हों, ये फ्री ऑफ चार्ज ये अवेलेबल होनी चाहिए। कहां कहां ये आगे जगह आ रही हैं, लेकिन पहले ये बता दूं कि कब से लेके कब तक ये अवेलेबल होनी चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन द न्यूज़पेपर, इस दिन से लेके टिल द क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन, यानी क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन से मुराद है लास्ट डेट कि जब लोग बैंक्स में दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं सिक्योरिटीज की सब्सक्रिप्शन के लिए, उस लास्ट डेट को कहते हैं क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस पीरियड के दौरान जो है प्रॉस्पेक्टस की सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त में ये अवेलेबल रहनी चाहिए। इन जगहों पे कौन कौन सी जगह है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, यहां पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे, नंबर 3 बैंकर्स टू द इशू, मतलब कि जिन बैंकों में दरख्वास्तें जमा करवाई जा रही हैं वहां पे, फिर ये है जो कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार है उसके पास, फिर जो कंसर्न बैलेटर है उसके पास। अच्छा, बैलेटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कंपनी को अगर ये खर्चा है कि जी बहुत ज्यादा तादाद में दरख्वास्तें आ जाएंगी और फिर हमें कुरान अंदाजी के जरिए, बैलेटिंग के जरिए फैसला करना पड़ेगा कि किन लोगों की दरख्वास्तें कबूल की जाएं और उनको शेयर्स इशू किए जाएं, तो इस मकसद के लिए फिर जिसको अपॉइंट किया जाता है, जो कुरान अंदाजी के जरिए, बैलेटिंग के जरिए फैसला करेगा कि कामयाब एप्लीकेंट्स कौन हैं जिन्हें कंपनी के शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, उसको कहते हैं बैलेटर। तो जो कंसर्न बैलेटर है उसके पास ये कॉपीज अवेलेबल होनी चाहिए प्रॉस्पेक्टस की। और उसके बाद जी जो कंसर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब ये है कि वो एजेंसी के जिससे हमें ये मालूमात मिल सकती हैं कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज अदा करने के काबिल है या नहीं। ठीक है, कंपनी के ऊपर जो कर्जे वगैरह हैं ये उनको अदा करने की पोजीशन में है या नहीं। ठीक है, तो कंपनी के बारे में ये मालूमात अगर आपको चाहिए तो वो ये एजेंसी प्रोवाइड करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है जी, तो इन जगहों पे प्रॉस्पेक्टस की जो कॉपीज हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज वो अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह प्रॉस्पेक्टस जो है वो फुल टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, प्रॉस्पेक्टस भी और शेयर्स सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी, ये दोनों चीजें कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोडेड होनी चाहिए। और ये कंपनी की वेबसाइट पे कब तक वहां पे रहेंगी? तो उसका जवाब है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन द न्यूज़पेपर द क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन से मुराद
लास्ट डेट के जब तक लोग दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं बैंकों में शेयर्स परचेज करने की। जी बताएं, समझ आ गया जी? ओके हो गया? चलिए ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल है ये भी पास पेपर का सवाल, इसको भी अपने होमवर्क में शामिल कर लें। कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में करते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, इसके बाद एक रिस्ट्रिक्शन है, ये देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन ये है कि कंपनी कमीशन की प्रायर रिटर्न अप्रूवल के बगैर, जुमला फिर सुन लीजिए, कंपनी कमीशन की प्रायर मतलब पहले, प्रायर रिटर्न अप्रूवल, कमीशन की प्रायर रिटर्न अप्रूवल के बगैर कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट कि जिसमें ये जो सिक्योरिटीज हैं ये पब्लिक को ऑफर की जानी है, ये अनाउंस नहीं कर सकती उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है जी, दोबारा सुन लें। कंपनी कमीशन की प्रायर अप्रूवल के बगैर इशू नहीं कर सकती कोई भी एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं कर सकती, सर्कुलेट नहीं कर सकती, पब्लिश, टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती। टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट जैसे टेलीविजन के ऊपर एड कर देना। तो कोई कंपनी कमीशन की प्रायर अप्रूवल के बगैर कोई एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं कर सकती, कोई एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट या पब्लिश या टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती कि जिस एडवर्टाइजमेंट में अनाउंस किया जा रहा हो कि लोगों कंपनी की सिक्योरिटीज जो हैं उनमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो कोई भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट इशू या सर्कुलेट नहीं की जा सकती कि जब तक के पहले प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो ना जाए। ठीक है, जब तक पहले प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो ना जाए तब तक इस तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं की जा सकती या उसमें टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता, रेडियो टेलीविजन के ऊपर उसको अनाउंस नहीं किया जा सकता। और अगर प्रायर अप्रूवल से काम ये किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट वाला, तो फिर उस एडवर्टाइजमेंट में एड्रेस जो है कंपनी का या एड्रेस दिया जाएगा पाकिस्तान का, वो एड्रेस के जहां से ये प्रोस्पेक्टस जो है वो हासिल की जा सकती है। तो इस पूरे पॉइंट का खुलासा फिर सुन लें कि कंपनी कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट इशू, सर्कुलेट, पब्लिश, टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती कमीशन की अप्रूवल के बगैर कि जिस एडवर्टाइजमेंट में कंपनी लोगों को इनवाइट करना है शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए, ये एडवर्टाइजमेंट उस वक्त तक इशू नहीं हो सकती जब तक कि पहले प्रोस्पेक्टस अखबार में पब्लिश हो ना जाए। ठीक है जी, अब बताएं, समझ आ गई? ठीक हो गया? अच्छा, और दूसरा है टर्म्स नॉट टू बी वेरीड। अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह लिखी हुई थी तो कंपनी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरी नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, सिवाय कमीशन से अप्रूवल लेने के। ठीक हो गया? तो ये है जी टर्म्स नॉट टू बी वेरीड।
जी जरा बता देंगे, ये पॉइंट भी समझ आ गया? ओके जी, तो यहाँ पे जी हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, इसको आपने सॉल्व करना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कहीं पे इशू हो, कहीं क्यूरी हो, तो फिर मुझे व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ लीजिएगा। लेकिन पहले आपने कोशिश करना है खुद इस सवाल का जवाब देना है। आज जो कुछ हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड ये सवाल है, ठीक है? बेस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है ये वाला। तो जहां कहीं कोई क्यूरी हो तो आपने मुझे पूछ देना है, बगैर हेजिटेट किए हुए, बगैर शर्माए, ठीक है? तो मैं आपको गाइड कर दूं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।